नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज संसद में एक अजीब यानी एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिली। विपक्षी सांसद जिस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे, तो देखिए आपके सामने है। आप ये तस्वीर देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये तस्वीर क्या है। क्यों प्रियंका गांधी और बाकी सांसदों ने मिंटा देवी नाम की ये तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी है। फ्रंट से देखिए, बैक से देखिए, सब ने फ्रंट में मिंटा देवी है और पीठ पे लिखा है 124 नॉट आउट। अगर आपने नहीं देखी तो मैं समझाता हूँ। ये दरअसल जो मिंटा देवी जिनके बारे में टी शर्ट लिखा है, टी शर्ट जो पहनी है, ये मिंटा देवी ये हैं जो आपको न्यूज़ 24 के चैनल पर दिख रही है। अब ये मिंटा देवी क्यों खास है? मिंटा देवी खास इसलिए है कि मिंटा देवी पहली बार मतदान सूची में नाम उनका डला है, पहली बार मतदाता बनी है वो। लेकिन चुनाव आयोग, महान चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची बनाई है, उसमें मिंटा देवी की जो उम्र लिखी है वो लिखी है 124 साल। जो डेट ऑफ बर्थ है उनका 1900 का डेट ऑफ बर्थ दिखाया गया है। उस हिसाब से उम्र बनती है 124 साल और फर्स्ट टाइम वोटर है। ये चुनाव आयोग का आईना दिखाने के लिए, चुनाव आयोग को आईना दिखाने के लिए विपक्ष ने ये जोरदार तरीका आज निकाला और प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा यही चुनाव आयोग की सच्चाई भी है। प्रियंका जी, मिंटा देवी के बारे में कुछ बताइए। 24 साल की है ये मिंटा देवी। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। थैंक यू मैम। खैर, अब आज का जो असली मुद्दा है उस पर लौटते हैं। आज राहुल गांधी ने फिर संसद के बाहर एक बयान दिया और वो बयान सुबह से लेके चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने उस बयान में जो कहा, उस बयान में एक लाइन उन्होंने कही कि अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। सवाल ये उठता है कि कौन सी पिक्चर बाकी है। अब 28 साल की पत्रकारिता के बाद जो चीज मुझे समझ में आई, तो वो ये समझ में आई कि राहुल गांधी ने एक जवाब में कई जवाब दिए हैं और कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो अभी बहुत बाकी है। एक पिक्चर के अंदर कई पिक्चरें बाकी है। अब उन पिक्चरों की बात करने से पहले जरा एक राहुल गांधी का वो बयान एक बार आप सुन लीजिए, अगर आपने नहीं सुना है। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल सर ये मिंती यादव, त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है। मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 124 साल मिंटा देवी साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, तो सुन लिया आपने राहुल गांधी का बयान। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी पिक्चर बाकी है। मैं बताता हूँ, बहुत सारी पिक्चरें बाकी है। पहली पिक्चर वो है जिसका इशारा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया। डेरेक ओब्रायन ने कल एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट काफ़ी चर्चा का विषय बना है। उस ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने लिखा था कि कल वो क्यों मिलना चाहता था, पूरा 300 सांसदों का डेलीगेशन क्यों चुनाव आयोग से मिलना चाहता था। उसमें जो उन्होंने कहा कि जो उनकी मांगे थी उसकी
दो मांगों पर खास करके आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला, उन्होंने लिखा है इनिशिएट एफआईआर अगेंस्ट फॉर्मर सीईसी राजीव कुमार फॉर मैनिपुलेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, और दूसरा है गोइंग फॉरवर्ड इंप्लीमेंट डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट। तीसरा है नो सर्च शुड बी कंडक्टेड नाउ, नो पॉलिटिकल पार्टी विल शेयर BLA-2 डिटेल्स। लेकिन सबसे पहले पे ध्यान दीजिए आप, एफआईआर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ। राहुल गांधी के उस पिक्चर अभी बाकी में पहली पिक्चर ये है, जिसका इशारा राहुल गांधी खुद कई बार कर चुके हैं कि जो भी चुनाव में को लेकर जो गड़बड़ियां कर रहा है छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिटायर होकर घर क्यों ना बैठे हों, वापस खींच के लाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। और कल जब विपक्षी सांसद बाकायदा मांग कर रहे हैं कि राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, तो आप समझ ही सकते हैं कि अब राजीव कुमार के लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राजीव कुमार भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता लेने के फिराक में है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना दम है, क्योंकि मेरे पास इसके कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन बिना चिंगारी के आग नहीं होती, या बिना आग के चिंगारी भी नहीं होती, जो भी आप समझे। पहली पिक्चर तो ये बाकी है कि अभी राजीव कुमार को लेकर विपक्ष बहुत एग्रेसिव होने वाला है, और अगर एक बार राजीव कुमार लपेटे में आ गए तो आप समझ जाइए कि राजीव कुमार फिर जो राज खोलेंगे, उस राज से कईयों के राज खुलेंगे, और राज का पर्दा बहुत दूर तलक उठता ही चला जाएगा, और उसमें बहुत सारे, उस हमाम में बहुत से लोग नंगे होंगे। पहली पिक्चर तो ये बाकी है। दूसरी पिक्चर का इशारा भी इसी पार्टी के एक सांसद के ट्वीट में है। अब उन सांसद का नाम है साकेत भोसले। साकेत भोसले भी टीएमसी के सांसद हैं। उन्होंने जो अपने ट्वीट में कल लिखा, उसने तो सत्तारूढ़ पार्टी में खलबली मचा दी है। साकेत गोखले ने कहा कि बहुत से एनडीए के, बीजेपी नहीं, ध्यान रखिएगा, एनडीए के बहुत से सांसद ऐसे थे जो विपक्ष के टच में हैं, और विपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये एसआईआर का और वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। क्योंकि अल्टीमेटली साकेत गोखले की एक बात में दम है। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली हर पार्टी को ये डर तो है कि आज नहीं तो कल उनका नंबर भी आएगा, क्योंकि इसके लपेटे में वो भी आएंगे। क्योंकि अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 11 साल का, जो मोदी जी के साथ गया वो पार्टी खत्म हुई। विश्वास नहीं होता तो पंजाब में सुखबीर बादल से पूछ लीजिए क्या हाल हुआ है उनका। आज उन्हीं के वोट बीजेपी काट रही है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से पूछ लीजिए, दुष्यंत चौटाला की आज पार्टी खात्मे की कगार पर है। और फिर शिवसेना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। इसी तरह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यही जो है वो यही स्वाद जेडीयू और चिराग पासवान को भी मिलने वाला है। जयंत चौधरी भी इससे बाहर नहीं रहने वाले। अल्टीमेटली बीजेपी एक छत्र राज करना चाहती है इस देश में। तो ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोरी का मामला और जो इलेक्शन कमीशन की मनमानी है, इसकी लपेट में सब आएंगे। इस हमाम में सब नंगे हैं, एक दिन सबका नंबर आएगा। इसलिए विपक्षी पार्टियों से एनडीए के सांसद चुपचाप मिल रहे हैं। और ये चिंगारी कब तक दबेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं कि एक न एक दिन तो ये चिंगारी एक शोले का रूप लेगी। मुझे लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद जो बहुत से एनडीए दल हैं इस तरह के, वो सामने आने लगेंगे। चंद्रबाबू नायडू तो अपनी नाराजगी एसआईआर को लेकर पहले ही दर्ज करा चुके हैं। तो एक पिक्चर ये बाकी है। अभी एक और पिक्चर का इशारा मैं आपको दे देता हूँ। वो पिक्चर ये है कि बहुत जल्द बीजेपी के खुद के अंदर बगावती सुर आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत दबा लिया बीजेपी के नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को। अब आपस में सिर फुटअव्वल बीजेपी में बहुत जल्द होने वाला है। मैं उसके 2 उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण है, ये देखिए, उमा भारती। एक वक्त में बीजेपी की सबसे फायर ब्रांड नेता,
आज यही उमा भारती टीवी चैनल पर बैठ के कह रही है कि गोडसे को आतंकवादी कहना भी बहुत छोटी बात है। नाथूराम गोडसे आतंकवादियों से कहीं ज्यादा खतरनाक आदमी। दूसरा, वो कह रही है कि विचारधारा जितनी आप बेशक असहमत हो, लेकिन उसके बावजूद आप गांधी, नेहरू और पटेल के महत्व को खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं आंक सकते। यानी सीधा सीधा मोदी जी एंड पार्टी को उमा भारती कह रही है कि जितना जोर लगा लीजिए, आप गांधी, नेहरू की लेगेसी, पटेल की लेगेसी को नहीं मिटा सकते। अभी ये स्वर उमा भारती ने बुलंद किए हैं, आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे स्वर सुनाई देंगे। संघ के प्रमुख ने भी कल कहा था कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना इस देश की जनता को दूभर हो गया है, जबकि इस देश के सारे शिक्षण संस्थान संघ के कब्जे में जा रहे हैं। इसका मतलब जो संघ के कब्जे में जाते दिखाई दे रहे हैं शिक्षण संस्थान, वो सिर्फ एक मुखौटा है। दरअसल अंदर ही अंदर वही लोग इन शिक्षण संस्थानों से, संघ के लोग, वही लोग जुड़े हैं जो मोदी भक्त हैं। संघ भक्त नहीं है, मोदी भक्त संघी उनमें जुड़े हैं। मोहन भागवत के कहने से तो यही मतलब निकलता है। दूसरा, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जिसमें एलीट सारे सांसद, एक्स सांसद, ब्यूरोक्रेट्स जिसके सदस्य होते हैं, हम और आप जैसे आम आदमी उस क्लब के सदस्य नहीं बन सकते। वहां पर बीजेपी के 2 नेताओं के बीच में अध्यक्ष पद का चुनाव। जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वक्त उसका रिजल्ट नहीं आया था, चुनाव हो रहा था। एक है संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के जाट नेता, और दूसरे राजीव प्रताप रूडी, बिहार से बीजेपी के कई बार के सांसद और पायलट, सोफिस्टिकेटेड आदमी। दोनों के बीच जिस तरह से दोनों के समर्थक खुल के सामने आ गए हैं विद इन बीजेपी, वो बताती है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के अंदर सिर्फ उठबल होने वाली है। एक तरफ संजीव बालियान के सपोर्ट में खुल के निशिकांत दुबे खूब बैटिंग कर रहे थे। निशिकांत, क्योंकि याद रखिएगा राजीव प्रताप रूडी अभी भी उस क्लब के अध्यक्ष है, 20 साल से वही हैं। राजीव प्रताप रूडी की सत्ता के खिलाफ निशिकांत दुबे ने संजीव बालियान के लिए झंडा फहराया। वो निशिकांत दुबे जो मोदी जी के और अमित शाह के खासम खास हैं। दूसरी तरफ अपना राजीव प्रताप रूडी के साथ खड़े नजर आए रविशंकर प्रसाद और बहुत से दूसरे कई सीनियर नेता। यानी कि वहां 2 गुट साफ दिख रहे थे, और निशिकांत दुबे जिस तरह के बयान दे रहे थे, वो बयान उसी तरह से दे रहे थे जैसे वो किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ देते हैं। ये एक उदाहरण है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी हुआ, लेकिन उसके अंदर जो सच्चाई दिखी, जो एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी वहां दिखी ना, वो बहुत जल्द सरफेस में दिखेगी, बहुत सी जगह पर और दिखेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिहार चुनाव के बाद बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। ये पिक्चर अभी बाकी है। ये जो अभी डिसिप्लिन पार्टी दिख रही है ना, कि मोदी जी जो कह दें वही फाइनल है, वो डिसिप्लिन पार्टी ही एक दूसरे का सिर फोड़ती हुई बहुत जल्द आपको दिखेगी। देखिएगा एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से क्या क्या लांछन लगते हैं, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब ये तो एक मैंने उदाहरण दिया 2 सांसदों का या 2 नेताओं का। अभी तो लड़ाई लखनऊ वर्सेस दिल्ली, नागपुर वर्सेस दिल्ली, महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली, महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश, असम वर्सेस उत्तर प्रदेश, बहुत सारी खुलनी है। तब देखिएगा कि ये डिसिप्लिन पार्टी का इनडिसिप्लिन कितना खुलकर सामने आता है। ये पिक्चर भी अभी बाकी है। अगली पिक्चर जो बहुत जल्द खुलने वाली है आपके सामने, वो गोदी मीडिया से खुलेगी। गोदी मीडिया के लोग जो तो पूरी तरह से भक्ति में लीन है। आप मान लीजिए विपक्षी पार्टियों ने ऐसे गोदी एंकरों की एक लिस्ट पूरी तरह से तैयार रखी है। जिस दिन सत्ता पलटी, वो लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसी को पता नहीं है। अर्णब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी या वो जितने भी और है,
इस तरह के लोगों का क्या होगा, ये चिंता अभी से सताने लगी है। इसलिए कमाल की बात यह है कि कुछ मीडिया हाउस या कुछ पत्रकार इसे भांपने लगे हैं। आप देखिए, एक तरफ एबीपी न्यूज़ की चित्रा त्रिपाठी देश को यह बता रही थी कि इस बार 15 अगस्त के लिए जो राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण पत्र आया है वो कितना शानदार है, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में बखान कर रही थी। दूसरी तरफ आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह बिहार में ग्राउंड में जाकर इस एसआईआर के बाद जो सूची आई है, मतदाता सूची चुनाव आयोग की, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं ये इस देश को दिखा रही है। चुनावी दौर में मौसमी सिंह ने पूरे देश को बताया कि किस तरह से जिंदा लोगों को इस मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया है और मृत लोगों के वोट बना दिए गए हैं। ये सच्चाई मौसमी सिंह आज तक चैनल की पत्रकार ग्राउंड से बता रही हैं। और दूसरी तरफ रूबिका लियाकत हुई या एनडीटीवी हो गया या ये चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर हो गए, सुशांत सिंह जैसे हो गए, ये स्टूडियो में बैठकर ये रोज ज्ञान पेलने की कोशिश कर रहे हैं, नविका कुमार हो गया, अर्नब गोस्वामी हो गया, कि दरअसल राहुल गांधी ने जितने दावे किए, विपक्ष जो भी बोल रहा है, सब झूठ का पुलिंदा है। अब सच्चाई सामने होते हुए भी अगर कोई इस तरह का झूठ आपके सामने पेश कर रहा है तो आप समझिए कि वो जानते हैं कि ये आखिरी कुछ वक्त बचा है, कुछ समय बचा है, उसके बाद इनमें से भी बहुत से लोग आपको देश छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, देश छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एफआईआर सिर्फ राजीव कुमार के खिलाफ थोड़ी होगी, उसके बाद से बहुत से लोगों पे एफआईआर होगी उसके बाद, जिसमें बहुत से पत्रकार होंगे जिनके खिलाफ बहुत सारे मामले खुलेंगे, बहुत सारी उनकी दलालियां सामने आएगी और तब पता लगेगा कि मोदी भक्ति में कितना दम था और सच्चे पत्रकारों में कितना दम था। ये पिक्चर अभी बाकी है। इतनी सारी पिक्चर्स है जो अभी बाकी है, जो मैं आपको राहुल गांधी के एक जवाब के अंदर जो और जवाब छुपे थे और इशारे छुपे थे उनका बता रहा हूँ। राजनीतिक तो अभी बहुत कुछ बाकी है, राजनीतिक रूप में तो अभी ये शुरुआत है। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4-5 फ्रंट पर घिरे हुए मोदी जी के लिए ये तो अभी बुरे दौर की शुरुआत है। विपक्ष ने अभी शुरू किया है। विपक्ष जानता है ये लड़ाई 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन की नहीं है, ये 1-1.5 साल की लड़ाई है और इस लड़ाई को सड़क तक, संसद से सड़क तक पहुंचाना और सड़क से घर घर तक पहुंचाना है। आलम यह है कि आज पूरे देश में सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वोट चोरी के खिलाफ थे, कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कहीं टीएमसी के थे, और ये आज बड़े शहरों तक दिखा है, कल छोटे कस्बों तक दिखेगा, परसों गांव देहात के चौक चौबारे तक यही नज़ारा दिखेगा। सोशल मीडिया आप देखिए, गोदी मीडिया मत देखिए, सोशल मीडिया देखिए, भरा पड़ा है। हर जगह से, हर लोकसभा क्षेत्र से, हर विधानसभा से लोग अपने अपने यहाँ की मतदाता सूचियां डाल रहे हैं और उसकी कमियां गिना रहे हैं। कोई कह रहा है एक ही जगह पर 42 लोग, एक ही पिता का नाम है, कोई कह रहा है एक ही औरत, एक ही लेडी के 4-4 जगह पर वोट है, कोई कह रहा है मेरे यहाँ पर ये गड़बड़ी है, कोई कह रहा है मेरे यहाँ पर ये गड़बड़ी है। भरा पड़ा है सोशल मीडिया। लोगों ने अपने यहाँ की सारी चुनाव आयोग की जो कमियां हैं या जो फर्जीवाड़ा है वो दिखाया है। और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ये सब शुरुआती गलतियां हैं, बाद में ठीक कर दी जाएंगी। लेकिन वो तो बिहार की ठीक कर दी जाएंगी, जो पूरे देश में ये जो गड़बड़ियां हैं इसको कैसे ठीक करेगा। फिर चुनाव आयोग कहेगा इसीलिए तो मैं पूरे देश में एसआईआर की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश में एसआईआर तो तब होना, पहले बिहार का मॉडल तो ठीक कर लीजिए। बिहार का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि, और छोड़िए यूट्यूबर या उनको छोड़ दीजिए, चलिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लेकिन मौसमी सिंह तो आपकी गोदी न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर है, वो सच बता रही है, उसको तो नहीं झुटला सकते। जब वो ठीक नहीं हो सकता तो पूरे देश में कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसलिए विपक्ष एक नया नैरेटिव गढ़ने लग गया है
और उसका जवाब नहीं दे पाएगा चुनाव आयोग और मोदी जी। मैं बता रहा हूँ आपको, वो नैरेटिव ये करने लगा है कि ठीक है, अगर आपको SIR कराना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश में SIR कराइए, लेकिन फिर 1 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाए, इस सरकार को सस्पेंड कर दिया जाए, दोबारा से नया SIR करके नई वोटर लिस्ट बनाई जाए, फिर उस पर चुनाव हो। इसका मतलब 1 साल पहले जिस मतदाता सूची पर ये चुनाव हुए थे वो सूची गलत थी, तो इसका मतलब गलत चुनाव हुए हैं, गलत सरकार चुनी गई है, इसे बर्खास्त किया जाए। ये अब विपक्ष का नया नैरेटिव है। भाई अगर SIR आप करना चाहते हो तो आप SIR करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फ्लॉड SIR, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप SIR करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले, और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं, वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर SIR होगा तो पूरा देश में होगा, और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप SIR करिए। अब आप बताइए इस नैरेटिव का क्या जवाब देंगे कि 1 साल पहले तक ठीक था और 1 साल में गड़बड़ हो गई, पूरे देश में ज़रूरत पड़ गई, फिर 1 साल में हटाइए जो चुने गए थे पहले, वो किसी के भी, चाहे कांग्रेस के चुने गए हैं चाहे बीजेपी के चुने गए, दोबारा से करा लीजिए, SIR करिए और दोबारा चुनाव करा लीजिए। अब इसका जवाब कैसे देना? पर चुनाव आयोग भी जानता है जवाब उसको देना ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तो ठान लिया है कि मैं तो यही करूँगा, जिसको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं मानेंगे। हम तो ना जवाब देंगे, ना हम लोगों को ये बताएंगे कि 65 लाख वोट क्यों काटे गए हैं, ना हम आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ मानेंगे। जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बीजेपी तो है ही, और बीजेपी का पूरा सिस्टम उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाता है। पर इस चक्कर में एक बड़ा जनरल सा सवाल बीजेपी भूल रही है, जो लोग पूछ रहे हैं कि सवाल जब चुनाव आयोग से है तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। ये भी एक बहुत बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।